नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा मामला निकल करके सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर कोई भी आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि वाकई चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। एक ऐसा मामला निकल करके सामने आया है जहां पर महज हार जीत का अंतर सिर्फ 32 वोट था। 32 वोटों का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई। वहां पर बैलेट पेपर के 150 वोटों को खारिज कर दिया गया और अब मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। जरा तफसील से सुनिएगा कि कहां का मामला है और क्यों आखिरकार यहां पर 32 वोटों के अंतर के बावजूद चुनाव आयोग ने सुनवाई नहीं की। दरअसल जो चुनाव आयोग के साख पर इस वक्त में बट्टा लगा है वो यूं ही नहीं लगा है। चुनाव आयोग ने बट्टा कमाया है। बड़ी मेहनत से चुनाव आयोग ने अपनी साख पर यह बट्टा लगवाया है। एक नहीं, दो नहीं, आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे इस देश के अंदर। सैकड़ों दर्जनों ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल सीरियस खबरें हैं, जो ये बताती है कि हर हाल में इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है और आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन कई सारे मौकों पर कोर्ट से भी जो उम्मीद के अनुरूप न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब मामला निकल करके सामने आया है हरियाणा से। हरियाणा का चुनाव आपको पता है पहले ही एक ऐसा चुनाव था जो ग्राउंड रियलिटी पर और तमाम मीडिया के एग्जिट पोल में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था और रिजल्ट बिल्कुल अलग तरीके से आया। एक तरफा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बहुमत मिल गया जो कभी 2014 में भी नरेंद्र मोदी को नहीं आया। अब जरा ये देखिए, आप 32 वोटों का हार जीत का अंतर। ये कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। और आपको याद होगा दुष्यंत चौटाला, भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, वो इसी उच्चाना कला की सीट से चुनाव लड़ रहे थे। दुष्यंत चौटाला की तो 5वें नंबर पर पोजीशन पहुंच गई, लेकिन जो पहले और दूसरे नंबर पर जो पोजीशन है इसमें महज 32 वोटों का अंतर है। यहां पर बीजेपी जीत गई। बीजेपी की परंपरागत सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई और कांग्रेस चुनाव हार गई महज 32 वोटों से। बीजेपी के देवेंद्र कुमार अत्री, उनको मिले 48,968 वोट। 32 वोटों से केवल वो चुनाव जीते। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और उनको 48,936 वोट मिले। 32 वोटों से वो चुनाव हारे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय थे जिनको 13,458 वोट मिले। चौथे नंबर पर दुष्यंत चौटाला थे जिनको 7,950 वोट मिले। तो यह स्थिति थी और 32 वोटों का अंतर था। अब कायदे से जब 32 वोटों का 30 वोटों का अंतर होता है तो जो बैलेट पेपर से वोट निकल करके सामने आती हैं, अगर वो खारिज हो जाती हैं तो उनको फिर गिनने का प्रावधान है। अब मामला क्या हुआ है जरा मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद में ब्रजेंद्र सिंह को आप सुनिए जिन्होंने ये मामला जो है कोर्ट में लगा दिया है, कांग्रेस के उम्मीदवार। वह यह कि 32 वोटों का महज अंतर था और जो बैलेट पेपर की वोट होती है वो एक डब्बे के अंदर रखी हुई थी। डब्बे के ऊपर एक अलग से स्कैनर लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई डब्बा है और डब्बे में यहां पर ऊपर ये स्कैनर लगा हुआ है, तो ये स्कैनर अगर काम नहीं करेगा तो सारी वोट जो इस डब्बे के अंदर की वोट है उनको खारिज मान लिया जाता है और उनको गिना नहीं जाता है। लेकिन अगर हार जीत का अंतर इस डब्बे में कुल वोटों से कम है तो फिर इस डब्बे की वोट जिनको खारिज कर दिया गया है इस स्कैनर की वजह से फिर जो है उनको गिना जाएगा। यह प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी का आरोप लगाते हुए अब कांग्रेस के प्रत्याशी वो चले गए कोर्ट के अंदर। मतलब सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि जब 32 वोटों का अंतर था, पता था कि इस डब्बे में 150 बैलेट वोट हैं, तो कम से कम इस डब्बे की वोटें गिनी जानी चाहिए थी। ये स्कैनर काम नहीं कर रहा है, स्कैनर से जो है वो डब्बा ओपन नहीं होगा, तो दूसरा एक प्रोसीजर है उसके थ्रू जो है वो डब्बा खोला जा सकता था और 150 वोटें काउंट की जा सकती थी। 150 वोटों में से हो सकता है कि 70 वोट 80 वोट वो कांग्रेस की तरफ चली जाती, 50 वोट चली जाती, कितनी भी जाती, लेकिन कम से कम पता चलता ना। और ये जब नियम है तो फिर आपने नियम की धज्जियां क्यों उड़ाई? कांग्रेस के उम्मीदवार को सुनिए, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने अब इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
नहीं, हमने पिटिशन फाइल जो की है उसके अंदर वो बिंदु मुख्य रूप से रखा गया है कि जो कैंसल्ड वोट होती है, इनवैलिड वोट जो होती है, यदि उसका अंतर हार जीत के अंतर से यदि ज्यादा है तो काउंटिंग खत्म होने के बाद उन सारी इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग अफसर को मौके पर करनी होती है सीसीटीवी कैमरा के अंडर। वो नहीं हुई है। और उसमें खास तौर पे मेरे को अब संख्या तो नहीं पता कितनी है, लेकिन बताते हैं शायद 150-60 वोट ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की गई हैं कि लिफाफे के ऊपर जो वो स्कैन का मार्क होता है, वो स्कैनिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, तो रिजेक्ट के डब्बे में डाली गई। जबकि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें क्लियर प्रावधान है कि जहां स्कैनिंग नहीं हो पा रही उन लिफाफों को किस प्रकार से फिर खोलना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हमारी गिनती में मिस हो गई है, तो वो हमारा एक मुख्य आधार है जो हम इलेक्शन पिटीशन में गए। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? ये मतलब चुनाव आयोग की सीधे तौर पर पक्षपात नहीं तो और क्या है? क्या ऐसा कोई मामला आपने बीजेपी का सुना है कि जहां पर हार जीत का अंतर कम था और फिर ऐसे जो है वो बीजेपी की वोट नहीं गिनी गई? ऐसा कोई मामला आपने बीजेपी के बारे में सुना है? मैंने कोई खबर नहीं देखी हाल के समय पर। कम से कम ऐसा ही एक मामला निकल करके सामने आया है राजस्थान से। वहां पर भी मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है और वहां पर भी हार जीत का अंतर वो कम था बैलेट पेपर के वोटों से। वो लोकसभा की सीट है। हरियाणा के चुनाव में ही करीब 1.5 दर्जन सीटों को लेकर के, 1.5 दर्जन सीटों पर हार जीत को लेकर के अलग अलग याचिकाएं कोर्ट के अंदर अभी तक लंबित हैं। कर क्या रहे हैं आप? मतलब कि इस देश में यह होगा कि 5 साल पहले आप चुनाव लड़ो और 5 साल फिर लड़ाई लड़ो कोर्ट के अंदर कि आपकी हार हुई थी, जीत हुई थी, वो सही हुई थी या गलत हुई थी। ये चुनाव आयोग है, ये देश का लोकतंत्र है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि हमें यहां पर बहुत सारे ऐसे वोट मिले हैं जिनके ईपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो नंबर होता है वो एक ही है। मतलब कि आपका मतदान पहचान पत्र पर जो नंबर होता है वो दूसरे लोगों के साथ में मैच खा रहा है। और ये जो दूसरे लोग हैं ये खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों के लोग हैं। मसलन हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, उनका मतदान पहचान पत्र वो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ में मैच खा रहा है। कैसे संभव है ये? और चुनाव आयोग से जब ये कहा कि ये ऐसा हो रहा है तो चुनाव आयोग ने पहले इसको नकार दिया और चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि हां कुछ नंबर जो है मैच हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो राज्य अलग होगा, विधानसभा अलग होगी, नाम अलग होंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी नंबर सामने रख दिए जिसमें पश्चिम बंगाल के ही लोगों के ईपिक नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर, वो एक ही है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब वोटों का डिलीशन, वोटों का एडिशन, वोट जो है वो घटाना, वोट बढ़ाना, ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है आखिरकार? मतलब अभी तक तो हम लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि ये राजीव कुमार जो है वो शेरो शायरी खूब बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अब ज्ञानेश कुमार आए हैं, कायदे से 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ ज्ञानेश कुमार को। 18 फरवरी को उन्होंने अपना कार्य संभाला था, 18 मार्च को 1 महीना होगा। लेकिन वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नए आदमी है। वो पहले भी चुनाव आयुक्त थे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। तो उनको सब पता है कि कहां से शिकायतें आ रही, कितनी शिकायतें आ रही, क्यों शिकायत आ रही। तो उनको जवाब देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर से कोई आए हुए आदमी है, दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए आदमी, उनको खबर नहीं है। उनको अभी टाइम लगेगा, 2-4 महीने समझने में टाइम लगेगा। वो इसी डिपार्टमेंट के आदमी, चुनाव आयोग के ही आदमी है। तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं वो? और क्यों आखिरकार जो है वो हर किसी को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भागना पड़ रहा है? ये कौन सा जो है वो आप प्रक्रिया बना रहे हैं कि भाई चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद ऐसी धांधलियां होंगी और उसके बाद में आप धक्के खाते रहिए। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो खबर आपको बताई कि महाराष्ट्र के अंदर 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े उससे ज्यादा वोटर जो है वो 5 महीने के अंदर बढ़ गए। तो ये सारा जो खेल हो रहा है इसको लेकर के कहीं तो जो है वो विपक्ष को भी अब ये सोचना होगा कि कब तक कोर्ट
और कब तक जो है चुनाव आयोग में ज्ञापन शिकायतें चलती रहेंगी। जब इतने सीरियस मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता के मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि इसका कोई ना कोई ठोस निर्णय निकल करके सामने आना चाहिए। ऐसे तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। पहले ही आजकल लोग वोट करने के लिए नहीं जाते। अब हमारा जैसा आदमी, कोई भी आदमी नौकरी कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, वो अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी छोड़ करके या कहीं और ड्यूटी लगी हुई है, चुनाव में हम किसी और दूसरे राज्य के अंदर हैं और हम देखते हैं कि नहीं अब हमारे भी राज्य में जो है वो वोट आज डालना जाना है, तो हम भाग करके आते हैं। 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। यूपी बिहार के लोग बेचारे काम धंधे के लिए दूसरे प्रदेशों में होते हैं, वो भाग करके वहां जाते हैं अपने घरों में कि वोट डाल करके आना, नहीं वोट कट जाएगा, पता नहीं क्या होगा। और फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, लोगों की वोट का कोई कीमत ही नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि यादवों का मोहल्ला है, मुसलमानों का मोहल्ला है, या कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जिस पर लगता है कि नहीं यहां विपक्षी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है, वहां पर या तो वोटिंग स्लो करवा दी जाती है या वहां पर जो है लोगों के वोट ही नहीं आते हैं। लोग जो है शिकायत करते हैं कैमरे के ऊपर। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाता हूं, लोग कैमरे पर शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 कोई वोट आए हैं, 8 के नहीं आए हैं। हमारे चाचा ताऊ के वोट आए हैं, हमारे नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति जो है वो निकल करके सामने आ रही है। पत्नी का वोट आया है, पति का वोट नहीं आया है। मां का वोट आया है, पिताजी का वोट नहीं आया है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो चुनाव आयोग जो है इतना बड़ा बजट लेकर के बैठा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वही अपने आप में आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। पहले सीजीआई चुनने का काम करते थे। आपको पता होगा अभी 18 फरवरी को जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई थी, उस वक्त में भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसमें क्यों नहीं लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाया जाए इसके अंदर। अब केवल जो है वो प्रक्रिया ये है कि प्रधानमंत्री का एक वोट है, उनके मंत्री यानी कैबिनेट में कोई भी सीनियर जो नेता है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार वोट दिया था, 2 वोट हैं। तो ऐसे में एलओपी का वोट, नेता प्रतिपक्ष का वोट, राहुल गांधी का वोट, उसका क्या कीमत है? कोई कीमत ही नहीं है। 2 आदमी जहां पर वोट डाल देंगे वही जीत जाएगा। और ऐसा है नहीं कि मोदी और राहुल गांधी का वोट एक ही हो। मोदी और अमित शाह का वोट होगा एक, ये तो 100% संभावनाएं हैं। तो राहुल गांधी के वोट की फिर ऐसे में क्या कीमत? वो तो आप फिर मत कीजिए। क्यों ढिंडोरा आपने बनाया हुआ है? तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है इस वक्त में कि चुनाव आयोग पर इस वक्त में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग इनका सीधा जवाब देने की बजाय कोई ना कोई जो है वो इसका बहाना पकड़ा देता है, और इसके बाद में प्रत्याशी को केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। और जहां पर भी अभी 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं, और अगर आप पूरे देश की मिलाकर के देखेंगे तो आपको इससे भी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। बहरहाल 32 वोटों का अंतर था जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई। 32 वोटों से बीजेपी जीत गई, और बैलेट पेपर में 150 वोट थे। क्या वाकई बैलेट पेपर के 150 वोटों को गिना जाना चाहिए था या नहीं? अगर वो स्कैनर रद्द हो गया तो उसको रद्द ही माना जाए। अगर दूसरी कोई प्रक्रिया है तो भी उसको नहीं गिना जाना चाहिए क्या? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।